उत्तम यादव जो झंडा चौक हजारीबाग में जो गोली चली सीधी जगह उस पर, उस घटने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। और हजारीबाग जिला के जितना भी व्यवसायी हो, चाहे कोयला से जुड़े हो या बालू से जुड़े हो, तो जिससे भी जुड़े ग्रामीण व्यवसायी हो या किसी तरह से कोई भी व्यवसायी, अगर वो मेरे से बिना मैनेज किए हुए अगर मैं काम किया तो गोली खाने के लिए तैयार है। जिसका भी कॉल मेरा चला गया, किसी का कॉल इग्नोर किया तो गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। अरे मामा, झारखंड की धरती जहाँ कभी अपने हरे भरे जंगल और शांत जीवन के लिए जानी जाती, वहीं कुछ सालों में अपराध और आतंक की भी जमीन बन गई। गांव के लोग जब सुबह घर से निकलते तो उन्हें यह चिंता सताती कहीं शाम तक घर लौट भी पाएंगे या नहीं। व्यवसायियों के लिए रंगदारी देना मजबूरी बन गया था। ज्वेलर्स, कोयला कारोबारी, बालू और पत्थर का व्यापार करने वाले सब एक ही नाम से कांपने लगे थे। वह नाम था उत्तम यादव। उत्तम यादव एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया पर खुलेआम AK-47 और कार्बाइन लहराई, वीडियो जारी करके पुलिस को चुनौती दी और व्यवसायियों को धमकाया कि अगर रंगदारी नहीं दी तो नतीजे डरावने होंगे। उसके वीडियोस और गोलियों की गूंज ने हजारीबाग और चतरा को दहला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत तय होता है। और उत्तम यादव की कहानी का अंत भी ऐसा ही हुआ। 20 सितंबर की दोपहर चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस और अपराधी आमने सामने आए और गोलियों की बरसात में आतंक का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। आज हम आपको सुनाएंगे उत्तम यादव की पूरी कहानी। कैसे एक छोटा चोर देखते देखते गैंगस्टर बना, कैसे नेपाल में छिपकर अपराध का जाल फैलाया, कैसे AK-47 और कार्बाइन से वीडियो से पूरी पुलिस प्रशासन को चुनौती दी, और आखिरकार कैसे हुआ उसका दौड़ा दौड़ा कर किया गया एनकाउंटर। कम छो मजा मार है मामा। किसी भी बड़े अपराधी की कहानी अचानक से शुरू नहीं होती रे। उसके पीछे हमेशा एक बैकग्राउंड होता है, गरीबी, लालच या फिर ताकतवर बनने की भूख। उत्तम यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। हजारीबाग के सुरही मोहल्ले का रहने वाला यह लड़का शुरू में अपराध की दुनिया से बहुत दूर था, लेकिन वक्त के साथ हालत और संगत ने उसका रास्ता बदल दिया। 17 अगस्त 2017 यही वह तारीख थी जब पहली बार पुलिस की डायरी में उत्तम यादव का नाम दर्ज हुआ। चतरा सदर थाना में उस पर चोरी का केस दर्ज किया गया। यही उसकी अपराध यात्रा की शुरुआत थी। शुरुआत छोटी मोटी चोरियों से हुई, पर कहते हैं अपराध की राह पर कदम रखो तो वापसी मुश्किल हो जाती। उत्तम भी उस दलदल में फंसता चला गया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। छोटी चोरी से आगे बढ़कर वो टाइगर ग्रुप नामक संगठन से जुड़ा। यह संगठन आगजनी, धमकी और रंगदारी वसूलने के लिए बदनाम था। यहीं से उत्तम ने सीखा कि डर फैलाकर कैसे पैसे कमाया जाता है। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि अगर सच में बड़ा डॉन बनने का तो दूसरों के गैंग में रहकर काम करने की बजाय खुद का गैंग खड़ा करने का। उसने अपने दम पर अपना गैंग बना डाला। यह गैंग चतरा और हजारीबाग ही नहीं बल्कि पास के जिलों में भी सक्रिय हो गया। हत्या, लूट, अपहरण, जबरन वसूली, ये सब इस गैंग की पहचान बन गए। पुलिस की नज़र में अब वह सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। उस पर लगातार केस दर्ज होने लगे। कहा जाता है कि उसके खिलाफ करीब 2 दर्जन मामले बिहार और झारखंड में दर्ज थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर उत्तम यादव ऐसा आतंक मचाएगा कि बड़े बड़े कारोबारी, ज्वेलर्स और ठेकेदार उसके नाम से कांपने लगेंगे। उसकी गिनती कुख्यात अपराधियों की श्रेणी में टॉप में होगी और पुलिस के लिए वह बनेगा सिर दर्द। इस गैंग का पहला काम था इलाके में खौफ फैलाना, और खौफ फैलाने का सबसे आसान तरीका था व्यापारी, संवेदकों, कारोबारियों को धमकाना। कहा जाता है कि चतरा और हजारीबाग में कोई भी बड़ा ठेका लेने वाला ठेकेदार या ज्वेलर्स उत्तम यादव की इजाज़त के बिना काम नहीं कर सकता था। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके यहाँ गोलियां चल जाती। कभी दुकान पर फायरिंग, कभी घर पर बम फेंकना, ये सब उसके गैंग का सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। गैंग के बढ़ते कदमों से पुलिस की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह सिर्फ 1 या 2 जिलों की समस्या नहीं थी रे। हजारीबाग, चतरा, बिहार का गया, सब जगह उसका आतंक फैल चुका था। उसके खिलाफ रंगदारी, डकैती, हत्या, अपहरण के लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज होने लगे। लेकिन बावजूद इसके वह हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकलता। या तो पहले से सूचना मिल जाती या फिर उसके गुर्गे उसे सुरक्षित जगह पहुंचा देते। धीरे धीरे उसकी छवि एक लोकल डॉन जैसी बन गई। गांव में बच्चे बच्चे उसके नाम से परिचित थे। व्यवसायियों के लिए उसका नाम आतंक का पर्याय बन चुका था। कई घटनाओं के बाद पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा, लेकिन इनाम की घोषणा से
उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह और ज्यादा बेखौफ हो गया। उत्तम यादव को अब लगने लगा था कि वह सिर्फ चतरा या हजारीबाग का अपराधी नहीं, बल्कि पूरे झारखंड का एक लौता अपराधी है जिससे पूरा झारखंड खौफ खाता है। और यही सोच उसके अगले कदमों की वजह बनी। सोशल मीडिया पर AK-47 और कार्बाइन राइफल से लहराकर कारोबारी और पुलिस को चुनौती देना। रे चच्ची जान, झारखंड और बिहार का इलाका हमेशा से अपराधियों की गतिविधियों का गढ़ रहा है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ और सीमावर्ती इलाके अपराधियों को छिपने और संगठित होने का मौका दे रहे हैं। यही वजह है कि कई कुख्यात गिरोह यहीं से पनपे और उन्होंने पुलिस और प्रशासन को लगातार चुनौती दी। इन्हीं अपराधियों की लंबी सूची में एक नाम धीरे से नहीं, बड़े जोर से ऊपर उठ चुका था, उत्तम यादव। ये वही दौर था जब उसने 22 जून को हजारीबाग की ज्वेलरी दुकान में डकैती की और खुलेआम फायरिंग की। इस वारदात को अंजाम उसने दिया था। इस डकैती ने पूरे राज्य को हिलाकर रख डाला। वारदात के बाद उसने खुद एक वीडियो जारी कर जिम्मेवारी ली। उस वीडियो में वह कार्बाइन हाथ में लेकर व्यापारी और पुलिस को खुली धमकी दे रहा था। यह कदम उसके अपराधी तेवर और आत्मविश्वास को साफ दर्शाता था। इसके बाद पुलिस की शक्ति बढ़ी। वह लंबे समय तक फरार रहने के दौरान उसने नेपाल को अपनी पनाहगाह बना लिया। भारत नेपाल की खुली सीमा ने उसे सुरक्षित पनाह दी। पुलिस को शक था कि वह नेपाल से अपने गैंग को कंट्रोल करता है, लेकिन नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के चलते हालात बदले और वह वहां से वापस भारत लौट आया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उत्तम यादव को पकड़ना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। वह 1 साल से ज्यादा समय तक फरार रहा और लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। कभी झारखंड के घने जंगलों में, तो कभी बिहार की सीमा पर और कभी नेपाल में छिपकर उसने खुद को हर जगह सुरक्षित रखने की कोशिश की। लेकिन कानून की नज़रों से बच पाना हमेशा के लिए संभवत नहीं होता। हजारीबाग और चतरा पुलिस लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। उसके हर पुराने संपर्क को खंगाला गया। पुलिस ने उसके परिवार, दोस्त और गैंग के सदस्यों से जुड़ी पूरी जानकारी इकट्ठा की। मोबाइल लोकेशन, बैंक लेन देन और मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल कर धीरे धीरे उसके मूवमेंट की तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस के मुताबिक नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन के बाद जब उत्तम वहां से लौटा, तभी उसके बारे में पुख्ता सुराग मिले। मुखबिरों ने पुलिस को बताया कि वह नेपाल से लौटकर फिर से झारखंड की ओर आया है और चतरा में शरण लिए हुआ है। यह खबर पुलिस के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। पुलिस ने उत्तम को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई। इस टीम में चतरा और हजारीबाग पुलिस के साथ साथ स्पेशल क्राइम ब्रांच के अधिकारी शामिल हुए। हर मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए निगरानी तेज कर दी गई। कहा जाता कि पुलिस ने कई दिनों तक उसके ठिकाने की गुप्त निगरानी की। ड्रोन, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से उसकी गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। उसके गैंग के एक सक्रिय सदस्य को पुलिस ने गुपचुप तरीके से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में कई अहम जानकारी हासिल की। जब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि उत्तम चतरा से सिमरिया थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है, तब ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई। यह ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा गया ताकि जानकारी लीक न हो। रात भर चली बैठकों में पुलिस ने रणनीति बनाई। टीम को अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया ताकि उत्तम भागने की कोशिश करे तो चारों ओर से उसे घेर लिया जाए। हथियारबंद पुलिस जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया। आदेश साफ था, जिंदा पकड़ना सबसे बेहतर होगा, लेकिन अगर यह गोली चलाया तो जवाबी कार्रवाई में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस की बढ़ती गतिविधियों को देखकर उत्तम भी बेचैन हो गया। उसे अंदेशा हो गया था कि पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन शायद किस्मत उसके खिलाफ हो चुकी थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था और अब केवल वक्त का इंतजार था। सबको पता था कि जल्द ही वह मुठभेड़ की जमीन पर कदम रखने वाला है। 20 सितंबर की सुबह झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव वालों के लिए यह एक आम सुबह थी, लेकिन पुलिस और अपराध जगत के लिए एक सुबह ऐतिहासिक मोड़ लेकर आई। पिछली रात ही पुलिस ने अंतिम चरण की तैयारी कर ली थी। सुबह सुबह अलग अलग दिशाओं में पुलिस की टीमों ने इलाके को घेर लिया। ग्रामीण इलाकों की पगडंडियां, जंगल के किनारे और छोटे पुलों पर पुलिस ने अपनी पोजीशन ले ली। किसी को भनक तक नहीं लगी कि गांव में एक बड़े अपराधी के एनकाउंटर की तैयारी चल रही। पुलिस की गाड़ियों के इंजन बंद कर दिए गए ताकि आवाज न हो। जवानों को आदेश दिया गया था, जैसे ही उत्तम दिखाई दे उसे पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया जाए। उत्तम यादव, जिसे पुलिस पहले से ट्रैक कर रही थी, उस सुबह अपने कुछ साथियों के साथ इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह पूरी तरह हथियार से लैस था। उसके पास कार्बाइन और पिस्टल थी। उसका अंदाज हमेशा की तरह अक्खड़ था, जैसे वह खुद को अमर मानता हो। लेकिन पुलिस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे जाल में फंसना ही था। जैसे ही वह अपने ठिकाने से बाहर निकला, पुलिस ने उसे घेर लिया।
पुलिस ने पहले उसे आवाज देकर आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उत्तम जैसे अपराधी के लिए यह आसान नहीं होता। उसने तुरंत अपनी कार्बाइन निकाली और पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और डर से घरों में छिप गए। पुलिस को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। जंगल और खेतों के बीच गूंजती गोलियों की आवाज ने इलाके को युद्ध भूमि जैसा बना दिया। करीब आधे घंटे तक चली गोलीबारी के बाद पुलिस की गोलियों से उत्तम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। वह जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हथियार छोड़ने का इनकार कर दिया। लेकिन अब उसके पास ताकत नहीं बची थी। पुलिस के जवान तुरंत उसे उठाकर चतरा सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जहां जांच में उसे मृत घोषित किया, वहीं मौके से पुलिस ने उसके हथियार बरामद किए और एक साथी को गिरफ्तार भी किया। मुठभेड़ की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, क्योंकि महीनों से वे उसके डर में जी रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। वह अपराधी जो लंबे समय से नेपाल से लेकर बिहार झारखंड तक आतंक मचाया हुआ था, आखिरकार कानून के जाल में फंस गया। इस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए कानून से बचना नामुमकिन है। तो मामा, ये थी पूरी कहानी। जो लोग गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।